हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और यहाँ पे हम बिल्कुल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये पूरे के पूरे बॉटनी का सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है जो आपको बिल्कुल ही मुश्किल जाता है। और यहाँ से जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जाते हैं, काफी कॉन्सेप्चुअल होते हैं और उसको आंसर करना मुश्किल होता है। नेम ऑफ द चैप्टर इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपने बायोमॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और बायोमॉलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये चैप्टर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बायोटेक्नोलॉजी समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब कि इस चैप्टर के साथ दो और चैप्टर्स का रिलेशन है। अगर बायोमॉलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड पढ़ा तो ये चैप्टर समझ में आएगा और अगर ये चैप्टर समझ में आएगा तो ही जाके आपको बायोटेक्नोलॉजी समझ में आएगी। What is the gravity of this chapter? हर साल यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप PYQ जाकर देखोगे तो आपके PYQ में दिखेगा कि लैक ओपेरॉन्स के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। उसकी जो थियरी होती है वो हाइपोथेटिकल थियरी के बेसिस पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बना के पूछे जाते हैं। बट अगर आप लैक ओपेरॉन के क्वेश्चंस करना चाहते हो तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जानना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से 2022 में ही क्वेश्चन आया था, 2019 में एज वेल एज 21 में क्वेश्चन आया था। ह्यूमन जीनोम से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, वो उसके मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछा जाता है। एंड अगर हम इस चैप्टर के बाकी की चीजों को देखना चाहेंगे तो अभी 2023 में ट्रांसलेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था एंड ऑलमोस्ट इस चैप्टर से 3 4 3 4 2 3 2 3 इस तरह के करके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने के लिए पूरे चैप्टर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू मी एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक की जिससे आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप अपनी जितने भी क्वेश्चंस होंगे नीट में पूछे जाने वाले वो सारे क्वेश्चंस कर लोगे। तो लेट्स हैव अ स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर इस चैप्टर की बिगिनिंग देखा जाए तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने बोला है कि एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ द फैक्टर वाज नॉट क्लियर। मतलब जीन का नेचर क्लियर नहीं था। वो फैक्टर क्या, किस तरह से ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। नॉट ओनली उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं बल्कि उसके जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन लेके भी जाते हैं। At the time of publishment of the Mendel's result, it was not clear. Do you remember कि 1865 में जब मेंडल का रिजल्ट पब्लिश हुआ था तो उस टाइम पे साइंटिस्ट को कोई भी प्रूफ नहीं दे पाए थे मेंडल की जो फैक्टर है वो एग्जैक्टली कहाँ पे होता है, क्या उसका नेचर होता है। बट 1869 में डीएनए को पहली बार डिस्कवर किया गया था एज अ एसिडिक सब्सटेंस बाय फ्रेडरिक मेसर और उन्होंने पस सेल्स के न्यूक्लियस में से इस डीएनए को डिस्कवर किया और उसका नाम रखा था न्यूक्लिन। बाद में देखा गया उसका नेचर एसिडिक था इसलिए उसका नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड। 1869 में डीएनए को डिस्कवर किया गया बट हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि इसके बाद ओवर हंड्रेड्स ऑफ द ईयर तक जो पुटेटिव जेनेटिक मटेरियल है, जो फेमस जेनेटिक मटेरियल है, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं था। उसके दो रीजन यहाँ पे एनसीईआरटी ने हमें काउंट कराया हुआ है। नंबर 1 रीजन की जो इंटैक्ट डीएनए को आइसोलेट करने की टेक्निक हमारे पास नहीं थी, बिकॉज डीएनए इज द लॉन्ग पॉलीमर, ये बहुत बड़ी चेन होता है। 1869 में डीएनए को डिस्कवर किया गया, डीएनए को एसिडिक नेचर का पाया गया और डीएनए का नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया, लेकिन डीएनए को प्रॉपरली इंटैक्ट आइसोलेट करके निकाल पाना और लैब में ले जाके उसके स्टडी कर पाना वाज नॉट पॉसिबल। 1953 तक ये जो डीएनए की स्टडी है इंटैक्ट स्ट्रक्चर उसका पॉसिबल नहीं था। 1953 में पहली बार जब डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया गया वाटसन एंड क्रिक के थ्रू, तब जाके हमें पता चला कि डीएनए का जो लॉन्ग पॉलीमर है वो कितना बड़ा हो सकता है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर और इस बेसिस पे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर प्रॉपर समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू द सब्सक्रिप्शन, प्रेस द बेल आइकॉन की, जिससे मैं अपने जितने भी लेक्चर्स अपलोड करता हूं वो आप तक पहुंचे। एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल, जिससे कि मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोगों को कितना बेनिफिट इससे हो रहा है।
और भी मैंने अपने जो पिछले वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है वो आप देख सकते हो। दिस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू योर नीट प्रिपरेशन, चाहे आप 2024 का नीट देने वाले हो या 2025 का नीट देने वाले हो, 100% मैं यहाँ पे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये तो हमें पता ही है। नाउ ये हो गया हमारा molecular basis of inheritance, and you just please put your NCERT with you। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें NCERT ने काउंट कराया है कि एट द टाइम ऑफ मेंडल के टाइम में द नेचर ऑफ जेनेटिक मटीरियल वॉज नॉट क्लियर। नेचर ऑफ उनका जो फैक्टर था, आज जिसको हम कहते हैं जीन, इट वॉज नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं था। मेंडल के टाइम पे नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल भी क्लियर माना नहीं गया, ये क्लियर नहीं था। 1865 रिजल्ट पब्लिश हुआ। अब ये टाइम आ गया 1869। साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर ने फर्स्ट सेल्स में डिस्कवर किया, ही डिस्कवर्ड डीएनए। क्योंकि डीएनए का नेचर क्या था? एसिडिक। इसका नेचर एसिडिक था, इसीलिए इसका नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड। इसका नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड। जब इन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया था तो उस टाइम पे इन्होंने इसका नाम रखा था न्यूक्लिन। उस टाइम पे इन्होंने इसका नाम रखा था न्यूक्लिन। बाद में पाया गया कि एसिडिक नेचर का है और इसका नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड। लेट्स हैव अ रिकैप। फ्रेडरिक मिसर 1869 फर्स्ट सेल्स के न्यूक्लियस में डिस्कवर करते हैं एक एसिडिक सब्सटेंस, वो उसका नाम रखते हैं न्यूक्लिन। बाद में देखा गया कि ये जो एसिडिक सब्सटेंस है इसका नेचर ही एसिडिक है, तो इसीलिए उसका नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के टाइम पे जो उनका फैक्टर था वो क्लियर नहीं था कि डीएनए का मेंडल के टाइम पे जो फैक्टर था वो क्लियर नहीं था कि नेचर ऑफ द फैक्टर क्या है, किस तरह से ये रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर करता है और किस तरह से ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अभी डीएनए की डिस्कवरी हुई है, बट 1869 में भी लोगों को नहीं पता है कि यही डीएनए मेंडल का फैक्टर है। दिस इज द मेंडेलियन फैक्टर, ये क्लियर नहीं था। आगे हम डीएनए को स्टडी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसका इंटैक्ट स्ट्रक्चर हम इसलिए नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि हम उसको न्यूक्लियस से इंटैक्ट बाहर नहीं निकाल सकते, वो टूट जाता था। आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मैं बात करूं अबाउट जेनेटिक मटेरियल। ये मैंने ले लिया जेनेटिक मटेरियल। क्या मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल का? कोई भी मॉलिक्यूल अगर जेनेटिक मटेरियल है तो उसकी दो प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी होगी इट शुड रेगुलेट एंड एक्सप्रेस कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर को रेगुलेट भी करे और एक्सप्रेस भी करे। दैट इज कि वहां पे रेगुलेटेड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर होना चाहिए एंड इट शुड ट्रांसमिट दैट कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज होता है तो वो मॉलिक्यूल के अंदर ये पावर होनी चाहिए कि हर एक फिनोटाइप को, ऑर्गेनिज्म के हर एक फिनोटाइप को न सिर्फ वो रेगुलेट करे बल्कि रेगुलेटेड एक्सप्रेशन भी करे। एंड सेम फिनोटाइप को
ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन विद द हेल्प ऑफ गैमीट्स या सेक्स सेल्स या ऐसी ही मिलती जुलती कोई भी रिप्रोडक्टिव बॉडी, उसके थ्रू वो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, then only that molecule is called as genetic material. And later on it was found to be कि DNA is the genetic material. NCERT ने यहाँ पे हमें बोला है कि DNA at least most of the living organisms if not all is the genetic material and in some viruses RNA is the genetic material. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि दो न्यूक्लिक एसिड होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। एक होता है डीएनए एंड आपके मन में इसका फुल फॉर्म आ चुका होगा, और दूसरा होता है आरएनए, ये भी इसका फुल फॉर्म आ चुका होगा। इट इज जेनेटिक मटेरियल इन, ये हो गया जेनेटिक मटेरियल in most of livings। NCERT कहती है if not all, most of the living organisms में DNA ही जेनेटिक मटेरियल होता है and RNA is genetic material in some viruses। कुछ ही वायरसेस ऐसे होते हैं जहां पे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है। एनसीईआरटी को हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द लिविंग्स जो लिखा हुआ है वो रेस्पेक्ट टू द वायरसेस लिखा हुआ है। एंड वी नो दैट कि वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू लिविंग्स बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनाइजेशन, दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और एनसीईआरटी ने अपने चैप्टर में बोला हुआ है कि एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो वायरसेस कैनॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रू लिविंग एज वेल एज दे कैनॉट बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट लिविंग। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नॉट मोस्ट लिखना चाहिए था, बल्कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु हैव अ सेल ऑर्गेनाइजेशन, ओनली डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे। फर्दर हमें एनसीईआरटी क्या बोलती है। एनसीईआरटी कहती है कि हाँ, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए मोस्टली किस फॉर्म में पाया जाता है? क्या वो अडाप्टर रोल प्ले करता हुआ देखा जा सकता है नेचर में मोस्टली? क्या वो कैटालिटिक रोल प्ले करता हुआ एज अ राइबोजाइम नेचर में मोस्टली देखा जा सकता है? या फिर वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता हुआ फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम देखा जा सकता है, या एज अ मैसेंजर एज एमआरएनए देखा जा सकता है? तो आपके क्वेश्चन की फर्स्ट प्रोबेबिलिटी यहां पे ये बनती है कि आरएनए मोस्टली किस फॉर्म में एक्ट करता है? आरएनए मोस्टली एक्ट्स एज इन विच फॉर्म? ट्राई टू फाइंड आउट योर आंसर। आपके एनसीईआरटी आपके पास में है, तब तक मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे मैंने दिखाया अगेन कि दिस वन इज डीएनए एंड दिस वन इज आरएनए। ये हो गया डीएनए और ये हो गया आरएनए। डीएनए मीन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मीन राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज जेनेटिक मटेरियल। इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड इसी के लिए ये बेस्ट है। It is best as a genetic material. It is best for the storage of genetic information. It is best for the storage and controlled expression of genetic information. It is best for the transmission of genetic information from one generation to the next generation. But RNA किसके लिए बेस्ट है? RNA mostly किस फॉर्म में काम करता है? तो RNA mostly mRNA के फॉर्म में काम करता है, मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में काम करता है। आरएनए नॉट ओनली एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, बल्कि मोस्टली वो एज अ मैसेंजर आरएनए काम करता है कि अगर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स होना है विद इन द
सेम जनरेशन विद इन द सेम सेल और विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म, अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होना इन द फॉर्म ऑफ फिनोटाइप, तो ये काम डीएनए विद द हेल्प ऑफ आरएनए करता है। लेकिन अगर वही वो स्ट्रेट का ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो डीएनए खुद ये काम कर लेता है, देन ओनली डीएनए अपना काम करेगा, उसको आरएनए की जरूरत नहीं होती है। जो कुछ भी मैंने बोला वो मैं आपको समझा के बताता हूं। मैंने यहां पे आपको ये बोला कि डीएनए इज बेस्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यहां पे मैंने बोला कि दिस इज डीएनए एंड दिस इज आरएनए। इट इज बेस्ट फॉर स्टोरेज of genetic information। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का बेस्ट तरीका हो गया डीएनए। इट इज बेस्ट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये हमें एनसीईआरटी बताएगी कि आरएनए बेस्ट होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बट एक चीज यहां पे जाके छुप जाती है कि कौन सी जनरेशन में, तो मैं बोलता हूं विद इन सेम जनरेशन। विद इन सेम जनरेशन अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी में है तब, और उसी को हम एक्सप्रेशन ऑफ द जीन कहते हैं। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म से उसके अगले जनरेशन में जाना है तो डीएनए खुद लेकर जाएगा वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उस टाइम पे वो आरएनए की, एमआरएनए की हेल्प नहीं लेगा। अब ये जो आरएनए होता है ये किस किस तरह से काम कर सकता है? आरएनए नॉट ओनली एक्ट्स एज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब एज अ जेनेटिक मटेरियल ही वो काम नहीं करता है, बल्कि इसके कई सारे काम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये जेनेटिक मटेरियल के जैसा काम कर रहा है, दिस में बी जेनेटिक मटेरियल, यस इट कैन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। यहां पे ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर सकता है, इट कैन प्ले स्ट्रक्चरल रोल, यस इट इज पॉसिबल। यहां पे ये कैटेलाइटिक रोल प्ले कर सकता है, यस इट इज पॉसिबल। एंड यहां पे ये अडाप्टर रोल प्ले कर सकता है। एज वेल यहां पे ये मैसेंजर आरएनए का रोल प्ले कर सकता है। दिस इज व्हाट आरएनए इज। आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो वो है कुछ वायरसेस में, इट इज इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में है। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है तो यहां पे ये बनाता है राइबोसोम। राइबोसोम को बनाने के लिए न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों की जरूरत होती है। वायरस को बनाने के लिए भी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की जरूरत होती है, क्रोमोसोम को बनाने के लिए भी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की जरूरत होती है। तो उसी तरह से जो आरएनए होता है वो राइबोसोम बनाता है। जब ये कैटालिटिक रोल प्ले करता है तो इसको हम कहते हैं राइबोजाइम, दैट इज आरएनए एंजाइम। और जब ये अडाप्टर रोल प्ले करता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और अगर ये एमआरएनए के फॉर्म में काम कर रहा है तो मोस्टली जो आरएनए पाया जाएगा वो एमआरएनए के फॉर्म में ही पाया जाएगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आरएनए इज। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स में पाया जाता है। आरएनए एक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है।
एक्सेप्शनली डीएनए सिंगल हेलिक्स में पाया जा सकता है एंड आरएनए डबल हेलिक्स में पाया जा सकता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। बट यू नो बेटर, एक्सेप्शंस नेवर मेक अ रूल। डीएनए मीन डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए मीन सिंगल स्ट्रैंडेड, यही आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं, अगर हम यहां पे मैंने आपको बताया जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में मैंने आपके सामने डीएनए का नाम लिया। मैंने बोला डीएनए जेनेटिक मटेरियल का अगर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर करना है विद इन द सेम जनरेशन तो डीएनए विद द हेल्प ऑफ आरएनए ये काम कर लेता है। तो सबसे पहला फंक्शन डीएनए का, ये मैंने लिखा डीएनए, नाउ इट इज देयर फॉर ट्रांसमिशन of genetic information within same generation, within same generation। अगर सेम जनरेशन में ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसका ट्रांसमिशन होना है तो कैसे करेगा डीएनए, हम देखते हैं। दिस वन इज डीएनए, डीएनए से यहां पे बनेगा एमआरएनए और एमआरएनए से बनेगी प्रोटीन और इस प्रोटीन से आएगा फिनोटाइप। इस डीएनए को हम बोलेंगे जीन। मेंडल का ये जो डीएनए है यही है मेंडल का फैक्टर। मेंडल ने जिसको फैक्टर बोला था आज वो क्या कहलाता है, डीएनए, और डीएनए का एक्टिव फॉर्म जिसको हम जीन के नाम से जानते हैं। तो अगर विद इन सेम जनरेशन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन करना है तो डीएनए विल टेक हेल्प ऑफ एमआरएनए एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से फिनोटाइप आएगा, हो गया ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बट in the case B, what DNA is going to do, there is transmission of genetic information, transmission of genetic information from one generation टू नेक्स्ट। अगली जनरेशन में अगर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करना है तो कैसे होगा, इसके लिए ये हुआ डीएनए, इट विल गो थ्रू गैमीट। अब गैमीट के थ्रू ये डीएनए जो होगा नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन में अगर इस डीएनए को ट्रांसफर होना है तो विद द हेल्प ऑफ गैमीट ये ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पे हमारा जो पर्पज है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीएनए इज द लॉन्ग पॉलीमर, जैसा कि एनसीईआरटी बोलती है। तो वो किसका लॉन्ग पॉलीमर है, मैंने यहां पे लिखा डीएनए, इट इज कॉल्ड एज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड इट इज अ पॉलीमर। ये होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड जैसा कि हमने देखा कि इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो व्हाई नॉट हम यहां पे कुछ एग्जांपल्स देखें कि अगर मैंने यहां पे लिखा 5X174 बैक्टीरियोफेज वायरस, ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता है। दिस इज 5X174 वायरस।
इसमें जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। 5, 3, 8, 6 बेसिस पाए जाते हैं उस डीएनए के। तो यहां पे मैंने लिखा कि इस डीएनए में 5, 3, 8, 6 बेसिस, नॉट द बेस पेयर्स, क्योंकि डीएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दूसरा यहां पे हो गया लैम्डा फेज वायरस। अभी लैम्डा फेज वायरस भी एक बैक्टीरियोफेज वायरस है जो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता है। इसमें होगा 48502 बेस पेयर्स ऑफ द वायरस, नॉट बेसिस। एक्सेप्शनली बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है 5x174 में बेसिस, बट बाकी जगह पे क्या पाया जाएगा, बेस पेयर्स। थर्ड वन अगर हम देखते हैं यहां पे, सो दिस इज कॉल्ड एज ई कोलाई। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे ऑल हैव अ सिंगल डीएनए, ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ सिंगल डीएनए। ट्राई टू फाइंड आउट कि ह्यूमन बॉडी में कितने डीएनए पाए जाते हैं एक सिंगल डिप्लॉयड सेल में। इट्स माय चैलेंज टू यू, in human body how many DNA are present in a nucleus of single diploid cell? If you got your answer, just comment on my channel और आप अपना आंसर मुझे भेज सकते हो। I wanted to check कि आपको ये पता है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 4.6 into 10⁻6 बेस पेयर्स पाए जाते हैं, यहाँ पे बेस पेयर्स होंगे। फोर्थ नंबर पे है human genome. This one is human genome, that is, and next one human genome, that is haploid human cell. So यहां पे हमने लिखा human genome। अगर हम बात ह्यूमन जीनोम की करेंगे तो हम यहाँ पे ऑलवेज हैप्लॉइड सेल लेंगे। दिस वन इज ह्यूमन जीनोम, एंड जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेल, दैट इज की गैमीट्स। तो यहाँ पे हमने हैप्लॉइड सेल ले लिया इन अ हैप्लॉइड कंटेंट। इसमें जो बेस पेयर्स होते हैं दैट इज 3.3 into 10⁻9 बेस पेयर्स। सो दिस इज व्हाट अबाउट डीएनए। यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल्स डिस्कस किया है फ्रॉम द वायरसेस, बैक्टीरिया टू द ह्यूमंस, इसे ये बात एनसीईआरटी हमें इंडिकेट कर रही है कि हर एक लिविंग सेल के अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। फॉर एनी गिवन स्पीसीज डीएनए की 3 प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है। किसी भी गिवन स्पीसीज में जो डीएनए की 3 प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है वो किसी दूसरे स्पीसीज के साथ मैच नहीं करती, एंड दैट इज व्हाई इफ यू रिमेंबर एनसीईआरटी ने क्लास 11th लिविंग वर्ल्ड में लिखा है कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स are connected to each other by sharing of the common genetic material but to a varying degree. It means कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे जो पास्ट में एग्जिस्ट करते थे, जो प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे, उन सभी के बीच में कॉमन बात एक ही है कि उन सभी का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। बट जो लेवल ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा दैट इज की अमाउंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, नंबर ऑफ बेस पेयर्स एंड द लेंथ ऑफ डीएनए, वो वेरिएबल होगा। फॉर एनी गिवन स्पीसीज 3 बातें डीएनए की कांस्टेंट होती है। लेट्स सी कि कौन सी 3 बातें यहां पे कांस्टेंट होती हैं। तो अगर मैं देखूं फॉर डीएनए ऑफ एनी स्पीसीज, किसी भी गिवन स्पीसीज के लिए डीएनए की कौन कौन सी बातें कांस्टेंट होंगी। सबसे पहले तो यहां पे हम देखेंगे नंबर ऑफ बेस पेयर्स। आपको जितने भी एग्जाम्पल्स यहां पे दिए हुए हैं दैट इज की 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं,
सिर्फ बैक्टीरियोफेजेज में जो बेसेस होते हैं वो बेस पेयर्स के फॉर्म में नहीं होते हैं, बल्कि ओनली बेसेस के फॉर्म में होते हैं। अदरवाइज लैम्डा फेज वायरस, ई कोलाई एंड ह्यूमन जीनोम, इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो देयर इज नो सिमिलरिटी बिटवीन द नंबर ऑफ बेस पेयर्स। हर एक स्पीसीज की जो बेस पेयर्स होते हैं वो कांस्टेंट होंगे और वो किसी दूसरी स्पीसीज से मैच नहीं करते। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स अगर किसी भी स्पीसीज के लिए कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि लेंथ ऑफ द डीएनए भी कांस्टेंट हो जाएगा। लेंथ ऑफ डीएनए और एनी गिवन स्पीसीज, लेंथ ऑफ डीएनए जो होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा। एंड तीसरा होता है अमाउंट ऑफ डीएनए। थर्ड वन इज अमाउंट ऑफ डीएनए, जो हम पिकोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो फॉर एनी गिवन स्पीसीज कांस्टेंट होगा। अगर बेस पेयर्स कांस्टेंट हैं तो दो बेस पेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट होती है, तो लेंथ ऑफ द डीएनए भी कांस्टेंट हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ डीएनए को हम पिकोग्राम में मेजर करते हैं वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ बेस पेयर्स पे। अगर नंबर ऑफ बेस पेयर्स ज्यादा होंगे तो अमाउंट ऑफ डीएनए ज्यादा होगा, एंड इफ द नंबर ऑफ बेस पेयर्स आर लेस द अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी लेस। So these three are the constant point for any given species. Now, यहाँ पे हमें NCERT बोलती है कि in class 11th you have learnt about the nucleic acids. Nucleic acids are the polymer of nucleotides. NCERT ने बोला कि due to the technical limitation, when there was the discovery of DNA in 1869, complete elucidation of the structure of DNA was not possible. क्योंकि हमारे जो टेक्निकल लिमिटेशंस थे वो हमें ये बता रहे थे कि हम इंटैक्ट डीएनए को बाहर नहीं निकाल सकते हैं न्यूक्लियस के, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर। बट इन 1953 इट बिकेम पॉसिबल टू आइसोलेट अ प्रॉपर intact DNA, and based on that we can develop a DNA double helical structure. But before discussing about the DNA double helical structure, हमें ये जानना होगा कि जो दो न्यूक्लिक एसिड्स की मैंने बात किया, ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं डीएनए और आरएनए, इसमें से हम सबसे पहले डीएनए को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक लॉन्ग पॉलीमर है और ये पॉलीमर किसका है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि डीएनए को बनाने वाली जो यूनिट है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि हमारे घरों की जो वॉल है उसको बनाने वाली जो यूनिट है वो होती है ब्रिक। लाइक दैट डीएनए को बनाने की जो यूनिट होती है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। तो क्यों ना हम सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड के ऊपर फोकस करें कि क्या होता है ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट अ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड ऑफ द डीएनए है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। दिस इज कॉल्ड एज सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। अगर यहाँ पे शुगर है तो किस नेचर की शुगर होगी ये हम देखेंगे। अगर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है तो किस लेवल की नाइट्रोजनस बेस होगी ये हम देखेंगे। और अगर यहाँ पे फॉस्फेट है तो इसका नेचर क्या होगा ये हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बताया कि डीएनए को बनाने वाला जो यूनिट है उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम उसको यहाँ पे बोलेंगे कि दिस यूनिट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड, एंड दिस न्यूक्लियोटाइड itself is made up of three components. The component number 1 is called as sugar, and the component number 2 is called as nitrogenous base, and the component number 3 is called as phosphate. सुगर जो होती है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे कि दिस इज कॉल्ड एज पेंटोज सुगर,
तो वन बाय वन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। नंबर 1 इज शुगर एंड दिस शुगर इज नथिंग, ये जो शुगर होती है ये होती है यहाँ पे पेंटोज शुगर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंटोज शुगर? पेंटोज का मतलब हो गया 5 कार्बन शुगर। दिस इज 5 कार्बन शुगर एंड दिस वन इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये राइबोज का मॉडिफाइड शुगर है जिसको हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर। हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिंपल इसका जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, बिकॉज कि हमें इसका केमिकल स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा एग्जाम में, तो वाई टू वेस्ट आवर टाइम। ये हमारी शुगर हो गई 5 कार्बन की। इसको हम बोलेंगे दिस इज फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट प्राइम, दिस इज सेकेंड प्राइम, दिस वन इज थर्ड प्राइम, दिस वन इज फोर्थ प्राइम एंड दिस वन इज 5 प्राइम। 5 कार्बन की ये शुगर है। 4 कार्बन रिंग के अंदर है और 1 कार्बन रिंग के बाहर है। इस शुगर में मैक्सिमम आपको ये जानना है कि ये जो शुगर होती है इसके सेकेंड कार्बन पे डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन होती है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे H प्रेजेंट होता है। बिकॉज ऑफ दैट इसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। इतने से ही आपका काम चल जाएगा, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रटने का काम मत करना। अगर मैं दोनों ही शुगर्स की बात करूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शुगर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि जो डीएनए की शुगर होती है उसको हम बोलेंगे, डीएनए की शुगर को हम बोलेंगे डी ऑक्सी राइबोज शुगर एंड आरएनए की शुगर को हम बोलते हैं राइबोज शुगर। दोनों में जो अगर स्ट्रक्चरल डिफरेंस की हम बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज शुगर ऑफ आरएनए एंड दिस इज कॉल्ड एज शुगर ऑफ डीएनए। अगर नंबरिंग की मैं बात करूं तो दिस इज 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। There is also 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime, 5 prime. In this case, there is hydroxyl group at the second carbon, but in this case, there is only hydrogen atom. That is lack of oxygen. तो शुगर की सेकेंड कार्बन के ऊपर जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, बिकॉज ऑफ दैट हम अपनी शुगर को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब इस शुगर के बाद अगर हम यहां पे देखेंगे तो सेकेंड स्टेप इज दैट कि नाइट्रोजनस बेस। देयर इज नाइट्रोजनस बेस। ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज प्यूरीन्स, ये हो गए प्यूरीन्स, एंड अनदर इज कॉल्ड एज पायरीमिडीन्स। Another one is called as pyrimidines. There are 2 types of the nitrogenous bases. क्लास 11th में आपने इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, बट इस चैप्टर में आपको इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं जानना। इनफैक्ट आपको ये जानना है कि प्यूरीन इज द डबल मेंबर्ड रिंग जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, एंड पायरिमिडीन इज द सिंगल मेम्ब्रेन रिंग। These are the heterocyclic rings with the nitrogen and carbon present in the rings. रिंग के अंदर नाइट्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपको जानना है इनके मेंबर्स के बारे में। अगर मैं इनके मेंबर्स की बात करूं तो इन द केस ऑफ प्यूरीन्स देयर आर 2 मेंबर्स। वन इज कॉल्ड एज एडेनिन, इसमें एक मेंबर का नाम हो जाएगा एडेनिन, एंड अदर इज कॉल्ड एज ग्वानिन। सो ये दोनों ही प्यूरीन्स होंगे। अगर मैं पायरिमिडीन के मेंबर की बात करूं तो इन द केस ऑफ डीएनए 2 पायरिमिडीन्स के मेंबर्स होंगे। वन इज कॉल्ड एज
thymine, and other is called as cytosine. थाइमीन का एक नाम हमें एनसीईआरटी ने दिया है, इट इज ऑल्सो नोन एज 5-methyl uracil. इट इज ऑल्सो नोन एज 5-methyl uracil. एक और पैरामिडीन होता है जिसको हम यूरासिल बोलेंगे, बट दैट यूरासिल इज प्रेजेंट इन द आरएनए, नॉट इन द डीएनए. अब नाइट्रोजनस बेस और शुगर को जुड़ने की बारी आ गई है, दैट इज की फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड. अब यहां पे बॉन्ड बनाने की बारी आ गई. अगर आपने भी ट्राई किया होगा तो कहीं ना कहीं तो बॉन्ड बनाया ही होगा. आपको पता है कि बॉन्ड बनाने में पसीने छूट जाते हैं. आई एम डिस्कसिंग अबाउट योर ओन पर्सनल बॉन्ड to someone who is very special to you. It might be a girl, it might be a boy. If you are a boy, then it should be a girl. Definitely it should be a girl. And if you are a girl, definitely it should be a boy. तो अगर आपने कोई भी बॉन्ड बनाया होगा तो उस बॉन्ड को बनाते बनाते पसीने छूट जाते हैं. लेकिन जिस बॉन्ड को बनाने में जितनी मशक्कत करनी पड़ती है वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. यस, यहां भी जो बॉन्ड बनने जा रहा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसका नेचर कोवेलेंट होगा. एंड यू नो बेटर कि कोवेलेंट बॉन्ड को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता. एंड इस बॉन्ड को बनाने में जो पसीने छूटेंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. इट मींस कि जो बॉन्ड यहाँ पे बनने जा रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके बनेगा एंड इस वजह से वो कोवेलेंट नेचर का हो जाएगा. न्यूक्लियोसाइड के फॉर्मेशन में दो चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए. फर्स्ट इज कि यहां पे इन्वॉल्व होती है शुगर. अगर हमने इन्वॉल्व करा दिया शुगर को और शुगर को हमने जोड़ दिया विथ नाइट्रोजनस बेस तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड. लेकिन दोनों को जोड़ने में वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज होना चाहिए. तो यहां पे मैं आपको दिखा दूं कि दिस वन इज अ शुगर, ये हो गई शुगर और शुगर की यहां पे मैंने जोड़ दिया नाइट्रोजनस बेस को. तो ये हो गई बीवी और ये हो गया हस्बैंड. हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को बनाने में पसीने छूट गए और इस बॉन्ड को बनाने में जो पसीना छूटा है दैट इज कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल. अब इस बॉन्ड का नाम अगर मैं आपको बता दूं तो इस बॉन्ड का नाम रखा जाएगा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. एंड ये बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के ऊपर बना है क्योंकि जैसे ही मैंने नंबरिंग किया था दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्राइम, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड प्राइम, दिस वन इज थर्ड प्राइम, दिस वन इज फोर्थ प्राइम एंड दिस वन इज 5th प्राइम. तो जो फर्स्ट कार्बन है उसने बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया है. हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बॉन्ड भी बन गया, पसीने भी छूट गए. अब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं. बाद में हस्बैंड कितना भी परेशान हो जाए वो इस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता है. एंड नेक्स्ट बॉन्ड जो यहाँ पे वेट कर रहा है वो एक और बॉन्ड है. फिलहाल ये बन चुका है न्यूक्लियोसाइड. अब यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी ने कुछ न्यूक्लियोसाइड्स के नाम दिए हैं तो हम यहाँ पे उन न्यूक्लियोसाइड्स की बात करते हैं. नेम ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स. तो अगर हम इन न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें, न्यूक्लियोसाइड्स डेफिनेटली सिंबॉलिक हमें एनसीईआरटी ने नहीं दिया है. तो लेट मी टेल यू कि सिंबॉलिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. हम यहाँ पे डीएनए डबल स्ट्रैंड देख रहे होंगे कि डीएनए डबल स्ट्रैंड में कौन किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है और कौन यहाँ पे एंटी पैरेलल होता है. अगर हम डीएनए के डबल स्ट्रैंड को देखेंगे तो यहाँ पे दो चीजें आपको दिखाई देंगी. एक होती है इसकी बैकबोन, दैट इज बैकबोन ऑफ दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और दूसरे होते हैं इसके नाइट्रोजनस बेसिस. वी नो दैट कि दिस बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट. ये होती है एंटी पैरेलल टू ईच अदर. ये होगी एंटी पैरेलल टू ईच अदर.
और ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि जो शुगर होगी, अगर मैं यहाँ पे डीएनए के एक स्ट्रैंड को ड्रॉ करता हूँ कि दिस वन इज अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और यहाँ पे जो स्ट्रैंड है उसमें से मैंने दिखाया कि नाइट्रोजनस बेसिस ये इनवर्ट प्रोजेक्ट हो रहे हैं। लाइक अगर ये एडेनिन है तो यहाँ पे होगा ग्वानिन, ये हो गया साइटोसिन और ये हो गया थायमीन। इफ दिस वन इज द पैरेंटल स्ट्रैंड, तो अगर ये पैरेंटल स्ट्रैंड होगा तो इसकी जो पोलैरिटी होगी वो होगी 3 to 5। दैट इज कि ये इसकी पोलैरिटी हो गई 3 और ये इसकी पोलैरिटी हो गई 5। अब अगर इसके पैरेलल में हम दूसरा स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए जिसका रेप्लिकेशन यहाँ पे हम देखेंगे तो वो कैसे बनेगा कि ये जो स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए होगा इसको होना है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। ये इसका रेप्लिकेशन होगा 5 to 3, इस डायरेक्शन में इसका रेप्लिकेशन होगा। तो देयर इज द एंजाइम एंड दैट एंजाइम will synthesize this strand of the DNA, और ये जो एंजाइम होगा पैरेंटल स्ट्रैंड को जब ये रीड करेगा तो ये रीड करेगा फ्रॉम दिस 3 प्राइम एंड ये मूव करेगा टुवर्ड्स दिस 5 प्राइम, ये 5 प्राइम की तरफ मूव करेगा। तो ये रीड कर रहा है डीएनए को 3 to 5, और जब ये डीएनए को राइट करेगा तो डीएनए को ये राइट करेगा 5 to 3, और इस तरह से ये डीएनए को राइट करते करते आ जाएगा 5 to 3। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो बैकबोन ऑफ द डीएनए है दैट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। ये जो बैकबोन होगी वो कंप्लीटली एक दूसरे के एंटी पैरेलल दिखाई दे रही है। वन इज 3 to 5, एक यहाँ पे 3 to 5 है तो दूसरा 5 to 3 है इन द सेम डायरेक्शन। इट इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल। लेकिन जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस आएंगे, यहाँ पे आएगा थायमीन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे ग्वानिन और यहाँ पे एडेनिन, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होंगे। अगर एक दूसरे के आइडेंटिकल होते तो एडेनिन का आइडेंटिकल एडेनिन होता, बट एडेनिन का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है दैट इज थायमीन, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बड़ा वीक बॉन्ड होगा एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। Adenine will form 2 hydrogen bonds with thymine and vice versa is also true as it is written in our NCERT। हमारी NCERT कहती है कि एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा थायमीन के साथ एंड वाइस वर्सा में थायमीन भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है एडेनिन के साथ। लेकिन अगर ये ग्वानिन है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे साइटोसिन के साथ, या फिर साइटोसिन बनाएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन के साथ। Likewise, cytosine will also form 3 hydrogen bonds with guanine, and thymine will also form 2 hydrogen bonds with adenine. This is called double-stranded DNA, जो अपने आप नहीं बना। One strand of the DNA should be as a parental strand, and other strand of the DNA should be synthesized as a daughter strand, and then only दोनों strands एक दूसरे के complementary होंगे। एनसीईआरटी लिखती है कि अगर एक स्ट्रैंड के डीएनए का सीक्वेंस आपको पता हो, लाइक अगर आपको यहाँ पे पता है एडेनिन तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसके साथ पेयर करेगा थायमीन। अगर आपको यहाँ पे पता है ग्वानिन तो आप समझ जाओगे कि इसके साथ पेयर करेगा साइटोसिन। लाइकवाइज साइटोसिन के लिए ग्वानिन होगा, थायमीन के लिए एडेनिन होगा। इट इज ओनली पॉसिबल कि जब हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल गवर्न करें, और यहीं पे मैं आपको इरविन चारगाफ का रूल बताता हूं। ये हैं हमारे इरविन चारगाफ। इन्होंने केमिकल स्टडी ऑफ द डीएनए किया था। इरविन चारगाफ ने सबसे पहले 1944 के नियर अबाउट केमिकल स्टडी ऑफ द डीएनए फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज किया। उन्होंने डीएनए का कोई स्ट्रक्चर प्रपोज नहीं किया क्योंकि डीएनए की उन्होंने फिजिकल स्टडी नहीं किया था। जब डीएनए का वो केमिकल स्टडी करते थे तो ये जो डीएनए होता था, किसी भी स्पीसीज से अगर डीएनए उनके हाथ लगेगा तो वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। तो ही वर्कड ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए।
इन्होंने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर अपना काम किया, क्योंकि एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप बता दो जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप किसी वायरस का नाम लोगे तो वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू लिविंग्स। इसीलिए हम बोलेंगे कि इनका जो रूल आया था चारगाफ का वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए ही अप्लाई होता है। इन्होंने जो केमिकल स्टडीज ऑफ डीएनए किया फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, ये इन्होंने किया है केमिकल स्टडी ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, और इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि किसी भी गिवन डीएनए में एडेनिन और थायमीन के बीच में जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू द 1। उन्होंने कहा कि किसी भी गिवन डीएनए में एडेनिन और थायमीन का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होगा और वो इक्वल्स टू द 1 होगा। इसका मतलब कि एडेनिन विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू थायमीन, एंड किसी भी डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच का जो रेशो होता है वो भी होगा कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी इट इज आल्सो इक्वल्स टू द 1, दैट इज जितना यहाँ पे ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, दैट इज ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल्स टू साइटोसिन। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एडेनिन ऑलवेज इक्वल्स टू द थायमीन हो रहा है एंड ग्वानिन ऑलवेज इक्वल्स टू द साइटोसिन हो रहा है। इट मींस कि अगर आप देखोगे तो A प्लस G दैट इज की प्यूरिन इज इक्वल्स टू T प्लस C दैट इज की पायरिमिडीन्स। अमाउंट ऑफ प्यूरिन ऑलवेज इक्वल्स होगा अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन के। ये था इरविन चारगाफ का रूल। अगर हम देखेंगे तो जो AT है और ये GC है, इसका रेशो कांस्टेंट नहीं होगा, इट इज स्पेसिफिक फॉर एनी गिवन स्पीसीज। किसी भी गिवन स्पीसीज के लिए जो AT और GC का रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा, स्पेसिफिक होगा, और किसी दूसरी स्पीसीज से ये मैच नहीं करेगा। किसी दूसरी स्पीसीज से ये मैच नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दो तरह के ऑर्गेनिजम्स की बात करूं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, वन इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड अदर इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक प्रोकैरियोटिक सेल और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो AT बाय GC का रेशो होता है इट इज ऑलवेज लेस देन 1, दैट इज कि दिस DNA इज GC रिच DNA। यहाँ पे जो DNA होता है वो GC रिच DNA होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं E. coli के लिए ये जो वैल्यू आती है वो आती है 0.92, दैट इज लेस देन 1, और अगर लेस देन 1 वैल्यू आती है तो वो DNA क्या हो जाएगा, GC रिच हो जाएगा। बट फॉर यूकैरियोटिक स्पीसीज AT बाय GC का जो रेशो होता है इट इज मोर देन 1, दैट इज इट इज AT रिच। यूकैरियोटिक DNA ऑलवेज AT रिच होता है, उसमें GC कम होगा और AT ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस के लिए देखेंगे, अगर हमने देखा कि फॉर एनी ह्यूमन DNA तो ये जो वैल्यू होती है इट इज 1.52, दैट इज मोर देन 1। इट मीन्स कि हमारा DNA AT रिच है। तो चारगाफ ने बताया कि फॉर अ डबल स्ट्रैंडेड DNA अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन। AT जो होगा वो उसका सम किसके बराबर होना चाहिए, GC के सम के बराबर होना चाहिए। A प्लस G दैट इज कि प्यूरिन्स का जो सम होगा वो ऑलवेज किसके बराबर होना चाहिए, T प्लस C के। एडेनिन जितना होगा उतना ही थायमीन होगा और ग्वानिन जितना होगा उतना ही साइटोसिन होगा। ये था इरविन चारगाफ का रूल।
इस रूल के बेसिस पे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स बना के दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कह रहा हूँ कि फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए made up of, it is made up of 200 base pairs. If number of adenine is 20, then calculate number of अदर बेसिस। अगर एक गिवन डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो 200 बेस पेयर से मिलकर बना है और यहाँ पे एडेनिन का नंबर 20 है, तो बाकी बेसिस का नंबर क्या होगा? वी नो दैट कि 200 बेस पेयर्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये पेयर्स में है, तो आपको निकल के आ जाएंगे 4 बेसिस। वी नो दैट कि एडेनिन ऑलवेज इक्वल्स टू द थायमीन, दैट इज कि अगर ये 20 होगा तो वो भी 20 ही होगा, तो टोटल एडेनिन और थायमीन हो गए 40। नाउ आप क्या करोगे कि 400 माइनस 40 कर दोगे और यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा 360, दैट इज कि ग्वानिन और साइटोसिन का जो सम टोटल नंबर होगा वो होगा 360। अब अगर आप इस 360 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 180 और 180 ये हो जाएगा ग्वानिन का नंबर 180 और साइटोसिन का नंबर जो होगा वो भी हो जाएगा 180। आपको एडेनिन का नंबर ऑलरेडी दिया था 20 और थायमीन का नंबर भी होता है 20। अगर इनको ऐड ऑन कर दोगे तो 360 प्लस 40 आपके 400 बेसिस हो जाएंगे। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आपके अपने इंटरनल एग्जाम में पूछा जाता है। नीट ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता। इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 कि अ गिवन डीएनए, अ गिवन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज मेड अप ऑफ 20% adenine, then calculate percent of other bases, calculate percent of other bases। तो इसने बोला कि एक 200 बेस पेयर का ये हो गया 200 बेस पेयर्स इंटू 2 कर दिया, तो आपने देखा कि 400 बेसिस का बना हुआ एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसमें इसने बोला कि 20% एडेनिन है। अब 400 में अगर आप 20% देखोगे तो ये आ जाएगा 80 एडेनिन। अगर 80 एडेनिन आएगा तो 80 थायमीन भी हो जाएगा, और अगर 80 एडेनिन आ गया तो 80 थायमीन हो गया। दैट इज 20% एडेनिन है तो 20% क्या हो गया? थायमीन हो गया। तो आपने बोला कि 20% एडेनिन है तो बाकी का 20% जो होगा वो होगा थायमीन। आउट ऑफ द 100% आपने 40% को कर दिया माइनस। अभी आपके पास बचा हुआ है 60%, जिसमें से 30% हो जाएगा आपका ग्वानिन और बाकी का 30% हो जाएगा साइटोसिन। अगर नंबर ऑफ एडेनिन आपने निकाल लिया था 80 और आपको नंबर ऑफ थायमीन निकल के आता है 80, तो आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ ग्वानिन। आप अगर 400 का 30% निकालोगे तो 120 होता है, तो यहाँ पे ग्वानिन हो जाएगा 120, साइटोसिन हो जाएगा 120, एडेनिन हो जाएगा 80 एंड थायमीन हो जाएगा 80। दैट इज कि ये दोनों मिला के हो जाएंगे 240 और ये हो जाएगा 160। इसको मिला दिया आपने तो अब हो गया 400 बेसिस या 200 बेस पेयर। सो सिंपल क्वेश्चन जो लॉजिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन कैसे बनाएंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। अब हम यहाँ पे डीएनए डबल स्ट्रक्चर को, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर जो दिया गया था उसके बारे में स्टडी करेंगे। डीएनए हेलिक्स।
और अगर डीएनए के हेलिक्स की स्टडी करेंगे तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि डीएनए के हेलिक्स की स्टडी करने के लिए बेटर ये होगा कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डीएनए के हेलिकल स्टडी करें। ये लेक्चर काफ़ी बड़ा ना हो जाए, इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डीएनए हेलिक्स की स्टडी कराता हूँ। फॉर देन आप मेरे चैनल को प्रॉपर देखते रहें। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आप ये करो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आता रहूँगा और आपको उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन मैं देता रहूँगा।